मारवाड़ के राठौड़ वंश और इस वंश के प्रतापी शासकों की जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। शुरुआत करते हैं हम राठौड़ शब्द की उत्पत्ति के साथ। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से हुई है। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का एक राजवंश था। ठीक ऐसे ही हम जानते हैं अब मारवाड़ के बारे में। मारवाड़ रियासत कहाँ विस्तार लिए हुई थी? राजस्थान में। वर्तमान राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, नागौर, डीडवाना, फलोदी इत्यादि जिलों का जो एरिया था, इसी को रियासत काल में मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। राठौड़ों की मुख्यतः राजस्थान में 3 रियासतें थी। एक मारवाड़ की रियासत, दूसरी बीकानेर रियासत और तीसरी किशनगढ़ रियासत। ये 3 मुख्य रियासतें थी। इस वीडियो में हम सिर्फ मारवाड़ के राठौड़ वंश की ही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिम राजस्थान के गुहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए। राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय बहुत ही विवादास्पद रहा है। विभिन्न ताम्रपत्र, शिलालेख और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। जोधपुर राज्य की ख्याति में इन्हें राजा विसुतमान के पुत्र राजा वृद्धबल से पैदा होना लिखा है। दयाल दास ने इन्हें सूर्यवंशी बताया है और दयाल दास के अनुसार ये ब्राह्मण भल्लराव की संतान है। मोहनोत नैन सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। वहीं पर कर्नल टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों को सूर्यवंशी माना है। डॉक्टर हीराचंद ओझा ने इनको यानी कि मारवाड़ के राठौड़ों को बदायूं के राठौड़ों के वंशज के रूप में माना है। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत पर एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध हैं। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष था सीहा, जिसे कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। जो सीहा है ये गहड़वाल जयचंद का पौत्र था और ये करीब 1212 के आसपास मारवाड़ में इसने प्रवेश किया। राव सिया ने 1240 से 1273 के आसपास मारवाड़ में अपना राज संभाला था। सिया केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाले के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिया ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे वह व्यवस्थित नहीं कर पाया। राव सिया कमजोर शासक रहा। मारवाड़ के राठौड़ वंश में पहला सबसे प्रतापी शासक राव चुंडा को माना जाता है। चुंडा का शासनकाल 1383 से 1423 ईस्वी के आसपास है। अपने साहस और कूटनीति से राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया था। राव चुंडा ही राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक है, ऐसा माना जाता है। इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर ही है। मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों जैसे खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अपना अधिकार कर लिया। पोंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया। उसकी पत्नी चांद कंवर ने जोधपुर में एक बावड़ी का निर्माण करवाया, जिसको वर्तमान में चांद बावड़ी के नाम से जाना जाता है। चुंडा के बाद राव कान्हा ने जोधपुर में 1423 से 1427 के मध्य शासन किया, लेकिन ये कोई ख्याति प्राप्त शासक नहीं रहा। इसके बाद
राव रणमल ने शासन किया। राव रणमल का शासनकाल रहा 1427 से 1438 ईस्वी के बीच। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया था। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया था। रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम भारमली था। उसी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई, क्योंकि रणमल का प्रभाव मेवाड़ में ज़्यादा बढ़ रहा था। राव रणमल के बाद मारवाड़ का प्रतापी शासक हुआ राव जोधा। राव जोधा का शासनकाल रहा है 1438 से 1489 ईस्वी के बीच। राव जोधा ही है जिसने सामंत प्रथा को जन्म दिया। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक राव जोधा माना जाता है मारवाड़ में। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल रहा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। राव जोधा ने ही 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टोंक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया जिसे मेहरानगढ़ के नाम से जानते हैं हम। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। राव जोधा के शासनकाल में एक आवल बावल की संधि हुई थी 1453 में। दरअसल राणा कुंभा व राव जोधा के बीच ही यह संधि हुई थी। जोधा ने इस संधि के तहत अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। राव जोधा के बाद मारवाड़ के अगले प्रतापी शासक के रूप में हम जानते हैं राव मालदेव को। राव मालदेव को पुत्रहंता शासक, 52 युद्धों का विजेता शासक और हसमत वाला बादशाह माना जाता है। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गांगा था। इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री, जिनका नाम उमादे था, उनसे विवाह किया, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुई। रूठी रानी के नाम से जैसलमेर की राजकुमारी उमादे को जाना जाता है। इस घटना का कारण ये था कि मालदेव का ससुर व उमादे का पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। इस घटना के बाद मालदेव व उमादे के संबंध बिगड़ गए थे। वह रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रही और इतिहास में रूठी रानी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई। मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जैतसिंह पर आक्रमण कर 1542 ईस्वी में उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। वीरमदेव व राव जैतसिंह शेरशाह की शरण में चले गए। 1539 व 1540 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटक रहा था, तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव होगा। 1543-44 ईस्वी में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापतियों, जिनका नाम जैता और कूपा था, उन दोनों ने बहादुरी से शेरशाह के साथ युद्ध किया। जगह का नाम था गिरी सुमेल
और दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यह गिरी सुमेल या जैतारण पाली का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था और ये प्रसिद्ध उक्ति शेरशाह के मुंह से इस युद्ध के बाद में ही निकली थी। एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तात्पर्य यही है, एक छोटे से क्षेत्र जिसमें बाजरा जैसी फसल उत्पन्न होती है उसको जीतने के प्रयास में लगता था, जैसे कोई पूरे हिंदुस्तान का शासन उसके हाथ से चला जाता। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद मालदेव ने जोधपुर, पोकरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हुई तब यह मालवा शासक राय बहादुर की सहायता करने मालवा में गया हुआ था और वहाँ उसकी सहायता राय बहादुर की सहायता करते हुए इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अगले प्रतापी शासक हुए मारवाड़ में राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन का शासनकाल 1562 से 1581 ईस्वी के बीच माना जाता है। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से नाराज होकर उसे राज्य से निकाल दिया था। अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश न था, अतः उसे भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया और आखिर में चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो उसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 ईस्वी में राम साय तले ने अकबर की शरण में चला गया। तत्कालीन बादशाह अकबर, उसकी शरण में राम चला जाता है। अकबर ने हुसैन कुली खान के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर 1564 में अधिकार कर लिया। 1517 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंच गया, मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। 1564 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो भादरा जोन में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहां से हटकर उसने सेवाना में अपना मोर्चा बनाया। सेवाना का गढ़ और पहाड़ी भाग दुर्गम थे। वहां जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। सुखराज, सूजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे परेशान होकर तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी। फिर भी चंद्रसेन हाथ न आ सका। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद और वहां से काणुजा के पहाड़ों में चला गया और आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ के लोग बहुत अप्रसन्न हो गए, उससे नाराज हो गए। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर और फिर बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। फिर भी मुगल सेना ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा और 1581 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा। इसकी मृत्यु पाली के पास सचियाप में होती है और वहीं पर सारण गांव में इसका स्मारक बना हुआ है। विश्वेश्वर नाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। चंद्रसेन के बाद मारवाड़ में अगले प्रतापी शासक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। उनका नाम है मोटा राजा उदय सिंह।
इसका शासनकाल 1583 से 1595 ईस्वी के बीच माना जाता है। 1581 से 1583 ईस्वी के मध्य मारवाड़ खालसा क्षेत्र था। बताते चले, खालसा क्षेत्र वो होता है जो सीधे केंद्र के अधीन माना जाता था। 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया था। यह चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री, जिनका नाम जोधाबाई था, जोधाबाई को जगत गोसाई के नाम से भी जानते हैं, जगत गोसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया, जो कि मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। इसको जोधाबाई के नाम से जानते हैं। खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न हुआ था। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया था। राजा उदय सिंह के बाद में अगले प्रतापी शासक के रूप में हम जानेंगे। इनका नाम है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। शासनकाल 1638 से 1678 ईस्वी के बीच में रहा। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण भी मिला। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टीका दिया गया और खिलअत, जड़ाऊ, जमदर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब तथा 4000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया गया। क्योंकि उसकी आयु उस समय 11 वर्ष की थी, बादशाह ने आशोक ठाकुर राज सिंह कोपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। 1645 ईस्वी में इसे आगरा का प्रबंध सौंपा गया एवं 1648 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा गया। उत्तराधिकार युद्ध, जो कि 1657 से 58 के समय की बात है, उस उत्तराधिकार युद्ध में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया, लेकिन कासिम खान के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा, या तो युद्ध से विजयी लौटते हैं या वहां मर मिटते हैं, महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते। यह कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की मां के समझाने एवं जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोले गए। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है। 5 जनवरी 1659 ईस्वी को खजवा के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जयसिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गया। फलतः उसका मनसब पुनः बहाल कर 1659 ईस्वी में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खान की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया, परंतु सफलता इसे नहीं मिली। 1633 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जमरोद में रहने का आदेश दिया गया और वहीं 28 नवंबर 1678 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय के विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध हुए। मोहनोत नैणसी उसका मंत्री था। नैणसी ने नैणसिरी ख्यात व मारवाड़रा परगनारी विगत नामक ग्रंथों की रचना की थी। इस वीडियो से पहले आमेर के प्रतापी शासक, गुहिल वंश, मेवाड़ के प्रतापी शासकों के ऊपर वीडियो इसी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप चाहे तो उन्हें भी सर्च आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूं। आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो
तो लाइक अवश्य करें। आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए इसके लिए कमेंट करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।